किए हैं तो आई गेस आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन किए हैं ऑलरेडी। तो आपके जो जान पहचान से जो भी लोग हैं जो कि इस ग्रुप पे हैं, इस बैच पे हैं MSN3 पे, तो उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि ये जो क्लास नोटिफिकेशंस, मैसेजेस या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी जाएगा आगे से सारे वो ग्रुप पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप लोगों का ही क्लास छूट जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि वो ग्रुप पे ज्वाइन होना। हाँ, नहीं तो फिर आप क्लास नहीं कर पाएंगे। लाइव क्लास जो इतने सारे लोग अटेंड करते हैं वो नहीं हो पाएगा अगर आपके पास क्लास नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसके साथ साथ आपकी जो स्टूडेंट प्रोफाइल है, स्टूडेंट प्रोफाइल के एकदम ऊपर में भी क्लास लिंक दिया हुआ है। तो जब भी क्लास होते हैं तो क्लास का जो इंफॉर्मेशन वो आपके स्टूडेंट प्रोफाइल के एकदम ऊपर में भी शो करते हैं। तो वहाँ से जाके भी आपको पता चलता है कि आपके क्लास कब है। ठीक है, कौन से डेट पे है, टाइम क्या है क्लास का, वो सारे डिटेल्स आपको पता चलता है। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बार बार आपके जो स्टूडेंट प्रोफाइल है उसको चेक करते रहिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, नाउ हम आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम जो पढ़ेंगे वो एक एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में है। जैसे कि हम जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि हमारे इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का दो टाइप आते हैं। एक होते हैं कि इंटरनल फैक्टर और एक आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर पे क्या क्या आते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो भी डिजीज़ होते हैं, वो डायबिटीज़ हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो या फिर हाइपरटेंशन हो, जो भी डिजीज़ होते हैं वो सारे आते हैं इंटरनल फैक्टर में। और एक्सटर्नल फैक्टर पे आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर पे आते हैं मेनली जो कि हम बाहर से दिखता है या फिर जो एक्सटर्नल कारण के वजह से हुआ है। जैसे कि बर्न हो गया, कहीं पर भी आपको जल गया है या फिर कहीं पर आपको मोच आए हैं, कहीं कोई हड्डियां टूट गए हैं तो उसको आपको सर्जरी करना पड़ा उसके लिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो भी होते हैं ये सारे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो जैसे जैसे हम इंटरनल फैक्टर पढ़ते हैं ठीक वैसे ही बीच बीच में हम ये एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में भी जानेंगे। ऑलराइट, सो इस एक्सटर्नल फैक्टर में फर्स्ट जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली दो टाइप पे आते हैं, एक आते हैं फिजिकल स्ट्रेस और एक होते हैं मेंटल स्ट्रेस। ये जो फिजिकल स्ट्रेस है ये नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि वो फिजिकल स्ट्रेस है ऐसे नहीं जानते हैं, लेकिन उसका सिम्टम हमको पता है। कैसा है कि आपके जो कैपेसिटी है उसके आगे जाके अगर रेगुलर बेसिस पे कोई काम करते हो, मतलब आपको अगर कैपेसिटी है रोज 1 घंटा करके मॉर्निंग वॉक करना और आप रोजाना 2 घंटे तक जॉगिंग कर रहे हो, लेकिन वो आपके कैपेसिटी पे नहीं है, तो क्या होगा, वो एक्सेस काम करने की वजह से, एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपके बॉडी पे कुछ डिप्लीशन स्टार्ट होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स तोड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेनली हमारे बॉडी पे जो ग्लाइकोजन या फिर जो ग्लूकोज है, इसके साथ साथ जो फैट्स है वो तोड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम पिछले दिन भी पढ़ रहे थे कि फैट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो कीटोन बॉडी सिंथेसिस करते हैं। ये कीटोन बॉडी क्या है, दिस इज बेसिकली द टॉक्सिन। तो अगर हमारी बॉडी पे, मतलब अगर हमारे डेली रूटीन पे फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे बॉडी पे हो सकते हैं कि टॉक्सिन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और वो टॉक्सिन अगर हम हमारे बॉडी से निकाल नहीं देते हैं तो वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएगा। हमारे बॉडी पे जो भी ऑर्गन है, जो भी सेल्स है, जो भी टिश्यूज है, उसमें वो टॉक्सिन जमा होता जाएगा डे बाय डे। इसके वजह से उस सेल से रिलेटेड, टिश्यू से रिलेटेड जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे डैमेज होगा और आगे जाके
हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। ये आते हैं फिजिकल स्ट्रेस में। लेकिन आज हम जो जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज बेसिकली ऑन मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे आज। सो बेसिकली ये जो साइकोलॉजिकल हेल्थ या फिर मेंटल स्ट्रेस होते हैं, ये बहुत कारण होते हैं, इसका बहुत सारे कारण होते हैं। आपको कुछ सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है, उसके वजह से आप मेंटली डिप्रेस्ड हो सकते हो। किसी के साथ आपको झगड़ा हुआ है या फिर आपको किसी काम की वजह से टेंशन है, पढ़ाई को लेकर आपको टेंशन है, या फिर नॉर्मल आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसको लेकर आपको टेंशन हुआ है, या फिर आपके शरीर ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर आपके फैमिली में कोई लोगों का शरीर ठीक नहीं है तो उसको लेकर टेंशन है। ऐसे बहुत सारे टेंशन हमारे डेली रूटीन में आते हैं। इन दो टेंशन्स को हम बेसिकली दो टाइप में फिर से डिवाइड करेंगे। ओके, एक आते हैं एक्यूट स्ट्रेस और एक आते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। ये जो एक्यूट स्ट्रेस है, ये एक्यूट का मतलब होते हैं कि शॉर्ट टर्म, लेकिन उसका जो सीवियरिटी है ये ज्यादा। ये होते हैं एक्यूट स्ट्रेस। मतलब आपको अगर कल ही एक एग्जाम है और आपको आज तक भी उसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, आपको पता है कि अगर आप एग्जाम ठीक से नहीं देंगे तो आप फेल हो सकते हो, आपके मतलब वो एजुकेशनल लाइफ के लिए या फिर आपके करियर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो उसको लेकर आपके जो स्ट्रेस आ रहे हैं, आप जो टेंशन कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली द एक्यूट स्ट्रेस। जब आगे जाके आपके एग्जाम हो जाते हैं फिर हमारा उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो एक्यूट स्ट्रेस का मतलब होते हैं कि जब हमारे कोई भी किसी भी कारण को लेकर जब हम बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन वो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और वो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा ज्यादा है, उसको कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। जैसे कि इसके साथ और एक एग्जांपल हो सकता है, आप कहीं पर आपको जाना है, कोई मीटिंग अटेंड करना है या फिर किसी इंटरव्यू पे जाना है या फिर एग्जाम अटेंड करना है, कहीं पर भी आपको जाना है और आप देख रहे हो कि आपके घर से, हाँ बोलिए, MSN 3 से वीडियो कॉल नहीं तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आपको वहाँ पे जाना है, लेकिन आप देख रहे हो कि आपको घर से निकालने में बहुत देर हो गई और रास्ते में आके भी आप देख रहे हो कि कोई भी गाड़ी आपको नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस होगा कि आप टाइम पे पहुंच नहीं पाओगे। तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस आते हैं वो होते हैं एक्यूट स्ट्रेस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है दैट इज द क्रॉनिक स्ट्रेस। ये क्रॉनिक स्ट्रेस एक्यूट के पूरा ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, क्रॉनिक होते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। ऐसा कुछ सिचुएशन जो कि हम बहुत दिनों से बहुत हफ्ते तक, महीनों तक जिस बातें को लेकर या फिर जिस कारण को लेकर हम टेंशन करते हैं, हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हमारे मूड ऑफ रहते हैं, उसको कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। जैसे कि अभी डिप्रेशन एक बहुत कॉमन टर्म हो गया है हमारे आजकल के सोसाइटी पे। डिप्रेशन होते हैं एक क्रॉनिक स्ट्रेस। इसके साथ आपके फैमिली में कोई झगड़ा हुआ है या फिर किसी के साथ कोई रिलेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम आए हैं, हाँ, या फिर किसी को बहुत तबीयत खराब है और ये बहुत दिनों से हो रहा है, तो आपको भी उसको लेकर टेंशन कर रहे हो आप, हाँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑफिस में आप काम करते हो लेकिन उस पर बहुत ज्यादा काम पे प्रेशर है, या फिर आपके बिजनेस है तो बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसको लेकर आप एवरी डे आपको वो टेंशन हो रहा है कि आज मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो होते हैं दैट इज बेसिकली द क्रॉनिक स्ट्रेस, जो कि बहुत दिनों से हम एक ही बात को लेकर या फिर बहुत सारे बातों को लेकर जब हम बहुत दिनों से टेंशन करते हैं, उसको कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। लेकिन ये क्रॉनिक स्ट्रेस में जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं वो यूजुअली एक्यूट स्ट्रेस पे नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपको वो पढ़ाई में कोई टेंशन हो रहा है एग्जाम के टाइम पे, तो अगर आपके साथ कोई लोग बात करने आते हैं
तो आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, राइट? आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं अभी मुझे बात नहीं करना है, अभी मुझे पढ़ाई खत्म करना है या फिर मुझे ये काम खत्म कर लेना है, ऐसे हम बोलते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस पे हम ऐसे नहीं बोलते। अगर कोई लोग के साथ हम बात भी करते हैं तो नॉर्मली हम बात तो करते ही हैं, तो बिहेवियरल चेंजेस भी थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है? अब ये दो टाइप में क्यों डिवाइड किया जाते हैं स्ट्रेस को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस पे हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है ये भी अलग अलग होते हैं, ठीक है? कैसे अलग होते हैं? मेनली जो एक्यूट स्ट्रेस होते हैं, हमें पता है कि हमारे बॉडी में दो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, एक होते हैं एड्रेनालिन और एक होते हैं कॉर्टिसोल। तो एक्यूट स्ट्रेस पे एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेशन बढ़ते हैं। ये एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेशन बढ़ने से क्या होते हैं कि वो हमारे जो एपेटाइट है, हमारे जो भूख लगते हैं उसको कम कर देते हैं, हमारे एपेटाइट को कम कर देते हैं, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। हमारे खाने का कोई इच्छा नहीं रहता है। अगर आप ऐसे ही एक्यूट स्ट्रेस का जो एग्जांपल मैंने दिया है आपको, उस टाइम पे अगर कोई लोग आके आपको बताते हैं कि तुम थोड़ा कुछ खा लो, हमारा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होते हैं। हम ऐसे करते थे ना, अगर स्कूल जाने के टाइम पे या फिर कॉलेज जाने के टाइम पे जब हमारा बहुत देर हो जाते थे और मम्मी आके बोलते नहीं नहीं कुछ खा लो कुछ खा लो, हम क्या करते हैं, हम क्या करते थे, नहीं नहीं मुझे अभी कुछ नहीं खाना है, मुझे देर हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे भूख ही नहीं लगता है। अगर मम्मी जोर से खाना खिलाते भी तो हमें वो मतलब वो फिर से चबाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, उतना मन नहीं होता था हमें, राइट? तो ये होते हैं बेसिकली एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से। और जब आपके ये बार बार होते हैं तो आपके वेट लॉस का चांस बढ़ जाते हैं, वेट लॉस का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसका पूरा ऑपोजिट होते हैं क्रॉनिक स्टेज, ठीक है? क्रॉनिक स्ट्रेस पे इसका पूरा ऑपोजिट स्टेट आते हैं। कैसे? क्रॉनिक पे कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज बढ़ जाते हैं, हाँ, कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज बढ़ जाते हैं। जब कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे एपेटाइट को ज्यादा कर देते हैं, मतलब हमें भूख ज्यादा लगने लगता है, ठीक है? भूख ज्यादा लगते हैं और जब भूख ज्यादा लगते हैं तो हमारे वेट गेन होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जब हमें भूख लगता है ना तो हमें कुछ हेल्दी खाने के ऊपर क्रेविंग नहीं होते हैं, हमें मेनली क्रेविंग्स होते हैं जिस खाने पे शुगर एडेड है। बिस्किट हो सकते हैं, कैडबरीज हो सकते हैं, चॉकलेट्स हो सकते हैं, जो भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं, चिप्स वगैरह जो भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं, हाँ, या फिर फास्ट फूड जो होते हैं। तो जिस किसी खाने में भी शुगर एडेड रहता है, थोड़ा सा अमाउंट में भी अगर शुगर एडेड रहते हैं तो उस खाने के ऊपर हमारे क्रेविंग्स ज़्यादा होते हैं और वो ज़्यादा लेने से हमारे वेट गेन का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? इस एक्यूट स्ट्रेस पे और दो हार्मोन का भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम जब स्लीप पैटर्न पढ़ रहे थे तब हमें पता था कि ग्रेलिन हार्मोन जो है वो अगर ज्यादा हो जाए तो हमारे खाने का इच्छा जो है वो बढ़ जाएगा, हाँ? तो एक्यूट स्ट्रेस पे क्या होते हैं, ग्रेलिन हार्मोन कम हो जाते हैं और लेप्टिन हार्मोन जो है इसका काम है हमारे भूख मिटाना, मतलब हमें बताना कि नहीं अब तुम्हें और नहीं खाना है, तुम्हें और भूख नहीं लग रहा है, पेट भर गया तुम्हारा, ये काम होते हैं लेप्टिन का। तो ये लेप्टिन का सिक्रेशन बढ़ जाते हैं इस एक्यूट स्ट्रेस पे, इसीलिए हमारे एपेटाइट कम हो जाते हैं, हमें और भूख नहीं लगते हैं। इसका एक ऑपोजिट होते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस पे, मतलब ग्रेलिन हार्मोन जो है वो
ज्यादा हो जाते हैं और लेप्टिन हार्मोन जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, लेप्टिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाते हैं। तो ग्रेलिन हार्मोन ज्यादा हो जाने से क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा भूख लगने लगेगा, और लेप्टिन हार्मोन कम हो जाते हैं मतलब हमें कभी भी नहीं लगता है कि मेरा पेट भर गया है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से आते हैं। मेंटल स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में, हमारे हेल्थ पे चेंजेस आते हैं। हाँ? और ये दो हार्मोन का नाम हम एक बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि एक्यूट पे ए दिए स्टार्ट होते हैं, एक्यूट स्ट्रेस ए दिए स्टार्ट होते हैं, तो एक्यूट पे कौन से हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा, ए दिए जो हार्मोन का नाम स्टार्ट होते हैं जैसे कि एड्रेनालिन, ए से जो हार्मोन का नाम स्टार्ट होते हैं एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा एक्यूट स्ट्रेस पे। सेम क्रॉनिक स्ट्रेस पे, क्रॉनिक मतलब सी से स्टार्ट होते हैं, तो क्रॉनिक स्ट्रेस पे भी सी से जो हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस पे कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाते हैं। ऐसे इजी तरीके से हम इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ओके, एनी डाउट्स? यहाँ पे कोई डाउट्स है किसी को? ओके, किसी को कुछ डाउट्स नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसका डाइटरी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। बेसिकली जो स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक बैलेंस डाइट लेना पड़ता है। इसके साथ साथ जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस पे भी जब हमारे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, हमारे शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली किसके ऊपर इफेक्ट देगा, हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा ये मेन। तो इसीलिए स्ट्रेस पे जिसके ऊपर ज़्यादा, जिस खाने के ऊपर ज़्यादा, जिस न्यूट्रिएंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाते हैं वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो भी खाने में होते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, कोई बी सीड्स हो गया, ठीक है, इन सारे फूड्स को जब हमें क्रेविंग्स होते हैं खाने का, तो शुगर को अवॉइड करके उस खाने को हमें लेना पड़ता है। ओके, इसके साथ साथ फाइबर रिच डाइट भी लेना पड़ता है। फाइबर रिच डाइट लेने से क्या होगा, कोई भी स्ट्रेस हो, वो एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, लेकिन फाइबर रिच डाइट को इंक्लूड करना है ताकि वो हमारे सैटिस्फैक्टरी वैल्यू को फुलफिल कर पाए, एक्स्ट्रा कैलोरी डिपोजिशन नहीं हो पाए, और प्रोटीन को डाइट पे इंक्लूड करना है। इसके साथ ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, जो भी खाना हम खाएंगे वो अगर हम मन से खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होते हैं, नहीं तो जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे होते हैं तो हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट आते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम अपना जो काम है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, सो अल्टीमेटली हमारे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं उनको हमें ऐसा एक खाना देना है जो कि वो खुशी से खाए। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फूड उसको पसंद नहीं है, लेकिन उसको कितना अट्रैक्टिव वे में उसको प्रेजेंट करना है ये हमें जानना ज़रूरी होते हैं, ताकि वो बस खुशी से वो खाए, ताकि वो स्ट्रेसफुल ईटिंग ना हो। ओके, इसके साथ और एक फैक्टर भी हमें करना है, दैट इज एनीमा। हाँ, एनीमा मतलब हमारे पूरे कोलन का डिटॉक्सिफिकेशन करना होते हैं। अल्टीमेटली हमारे बॉडी पे जो भी टॉक्सिन्स है वो सारे आके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे ही जमा होते हैं। उसको अगर हम प्रॉपरली खींच के बाहर निकाल देते हैं तो हमारे बॉडी पे जो नेगेटिव इफेक्ट आते हैं वो नहीं आएगा। इसीलिए एनीमा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव और टू डिटॉक्स ऑल द टॉक्सिन्स, ऑल द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्टर जिस पे हम बात करेंगे दैट इज ऑन बर्न, हाँ, जल जाना। अब बर्न मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहीं आग आग में ही जलता है, ऐसा नहीं है। जब हीट पे भी जलता है ना कुछ, उसको भी हम बर्न ही कहते हैं। जैसे कि सन बर्न, हम क्या कहते हैं कि बहुत देर तक अगर हम धूप पे रहते हैं तो हमारे सन टैन हो जाते हैं, स्किन टैन हो जाते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, ये भी एक टाइप ऑफ बर्न है। ये बहुत माइल्ड होते हैं लेकिन ये भी होते हैं। कोई कोई लोगों का भी ऐसा भी होते हैं कि जब वो हीट जनरेट होते हैं बॉडी पे तो उसका स्किन में एक रेडनेस होते हैं, लाल हो जाते हैं उनका स्किन। ऐसे हाथ देने से हम फील करते हैं कि उनका स्किन गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ बर्न। तो मेनली जो बर्न होते हैं ये हमारे स्किन का जो लेयर्स होते हैं ना, इस लेयर्स को अफेक्ट करते हैं और इसके ऊपर डिपेंड करके हम बर्न को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 स्टेज क्या होते हैं, ये 4 स्टेज बहुत माइल्ड स्टेज होते हैं। हमारे स्किन में 3 लेयर्स आते हैं, ठीक है, 3 लेयर्स। ये जो फर्स्ट वाला लेयर है जो कि हमें दिखता है, जो कि नॉर्मली हमें दिखता है, वो होते हैं एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। अब एपिडर्मिस लेयर के बाद नीचे एक बहुत मोटा सा एक लेयर रहता है जिसका नाम है डार्मिस। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है डार्मिस का। डार्मिस के बाद ये जो येलो कलर का एरिया है ये है सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। ये सबक्यूटेनियस फैट के अंदर या फिर ये सबक्यूटेनियस फैट के नीचे ही सारे चीज रहता है, जैसे कि मसल हो, ब्लड हो, जो वेन्स है, आर्टरीज है, इसके साथ साथ टिश्यूज, ऑर्गन्स, सारी चीज ये सबक्यूटेनियस लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं, ओके। अब ये जो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ ये जो टॉप ऑफ द लेयर है, एपिडर्मिस लेयर जो है, सिर्फ और सिर्फ ये एपिडर्मिस लेयर अफेक्टेड होते हैं, वो लाल हो जाते हैं या फिर उस पे जलन जैसा होते हैं, इचिंग होते हैं इस पे, जैसे कि हम बोलते हैं सनबर्न या फिर मैक्सिमम ब्लिस्टर हो सकता है उस पे, वो होते हैं फर्स्ट लेयर पे। सेकेंड डिग्री बर्न क्या होते हैं, सेकेंड डिग्री बर्न होते हैं जब ये जो हीट या फिर ये जो फायर, ये जब हमारे फर्स्ट स्टेज से मतलब एपिडर्मिस के साथ साथ हमारे जो डार्मिस लेयर है, इस लेयर को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेकेंड डिग्री बर्न। जब हमारे डार्मिस लेयर अफेक्टेड होते हैं तो वो जगह पे स्वेलिंग हो जाते हैं और उस स्वेलिंग के अंदर वाटर रहते हैं, ठीक है। वो इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, वो रेड कलर का हो जाते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट जो होते हैं दैट इज एक्चुअली वेरी सीवियर, वो होते हैं थर्ड डिग्री बर्न। ये थर्ड डिग्री बर्न पे क्या होते हैं, एपिडर्मिस लेयर, ये पूरा डार्मिस लेयर और इसके साथ साथ ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है, ये तीनों एक साथ जल जाते हैं, तीनों एक साथ अफेक्टेड होते हैं। और ये सबक्यूटेनियस लेयर पे क्या है, फैट है। तो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर आप गैस पे कुछ कढ़ाई पे ऑयल डाल रहे हो, ठीक है, और या फिर आप नॉर्मली आग के ऊपर ऐसे घी डालते हो या फिर ऑयल डालते हो, तो क्या होगा, वो आग और भी ज्यादा होगा। मतलब जब हम आग के ऊपर कोई भी ऑयल देते हैं, फैट देते हैं, वो आग और भी सीवियर हो जाते हैं, राइट। तो ये जो हमारे सबक्यूटेनियस फैट है, ये भी तो फैट ही है, ऑयल है। तो जब हीट फैट तक आ जाते हैं तो वो बहुत इजीली, बहुत रैपिडली जलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये सबक्यूटेनियस फैट अफेक्टेड होते हैं तो फैट तो जल गया, तो जो मेन प्रोटेक्शन है वो जल गया है। तो फैट के नीचे वाला जो हिस्सा है, मतलब ब्लड है, मसल है,
वेन्स है, ऑर्गन्स है, ये सारे अफेक्टेड होते हैं। ओके, सो जैसे कि जब कोई बर्न पेशेंट होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना कि किसी को 70% बर्न हुआ है या फिर 80%, 90% तक उनका बर्न हो गया है, तो ये सारे होते हैं इस डिग्रीज के ऊपर, हमारे स्किन के कितना लेयर तक ये अफेक्ट किया है, कितना उसका सीवियरिटी क्या है, ये परसेंटेज इंडिकेट करते हैं। ओके, इस बर्न का मेजर सिम्टम क्या होते हैं? स्किन पूरा ब्लैक हो सकता है, हाँ, स्किन ऐसे ही लूज हो सकते हैं, मतलब ऐसे रब करने से स्किन पूरा उठ के आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, इचिंग होते हैं, वहां पे स्वेलिंग होते हैं, ऐसा प्रॉब्लम होते हैं। बर्न में जो प्रॉब्लम मेनली देखा जाते हैं वो है डिहाइड्रेशन का। जैसे कि हीट आए हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो पानी है वो तो पूरा जल गया। अगर हम आंख पे पानी देते हैं या फिर आप आंख के ऊपर गैस के ऊपर गैस ऑन करके आप एक कढ़ाई में एक बोल पानी आप गर्म करने के लिए रखे हो, तो पानी जितना गर्म होगा, हीट जितना बढ़ेगा, पानी जितना गर्म होगा, वो क्या होगा, पानी इवापोरेट होता जाएगा। एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि उस कढ़ाई में बिल्कुल भी पानी नहीं है। सेम सिचुएशन हमारे बॉडी में भी होते हैं। हमारे बॉडी में जो वाटर मीडियम है, हमारे सेल के अंदर है, सेल के बाहर है, तो जब हीट प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं तो वो सारा पानी खत्म हो जाते हैं उस हीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए सारा पानी खत्म हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। इसकी वजह से ना हमारे इम्यून सिस्टम भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आएंगे कि इसके डाइटरी मैनेजमेंट फिर क्या होना चाहिए। बेसिकली डाइटरी मैनेजमेंट जो होते हैं, जैसे कि बर्न जो है वो तो एक एक्सटर्नल कारण है, आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपके बर्न नहीं होते हैं, लेकिन जो बर्न पेशेंट होते हैं उनके खाने पीने के ऊपर खास करके ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि उनका खाने का वो सिचुएशन नहीं है, ऐसे खाने को ऐसे लाइक चबाने का या फिर उसको प्रॉपरली खाने का उसका कैपेसिटी नहीं है तब, तो इसीलिए उनके खाने पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है वो है वाटर कंजम्पशन। ठीक है, इसके साथ साथ मेनली बॉडी पे जो भी नष्ट हो चुका है, सेल पूरा डैमेज हो गया है, ऑर्गन डैमेज हो गया है, बहुत ब्लड डैमेज हो गया है, सारे चीज जो भी नष्ट हुआ है उसको फिर से क्रिएट करना है, रीजेनरेट करना है। अब इस रीजेनरेशन के लिए क्या जरूरत है? आयरन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, विटामिन सी की जरूरत है। ठीक है, अब जब बॉडी पे ये रीजेनरेशन हो रहा है, ओके, तो इस रीजेनरेशन में मतलब बॉडी आपका नॉर्मल जो कैपेसिटी होता है उसके आगे जाके ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा काम करते हैं तो हमारे कैलोरी भी ज्यादा लगेगा, राइट? तो हमारे बॉडी पे भी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होते हैं। नॉर्मल जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे कैलोरी रिक्वायरमेंट उस सारे काम को पूरा करने के लिए। अब ये कैलोरी भी हमें कहाँ से लेना है? मेनली ये कैलोरी हमें लेना है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम पे डाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं होते हैं, तो हमें सबसे हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी मिलता है फैट से, लेकिन फैट डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होते हैं। इसके साथ फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत पानी की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमारे बॉडी में अभी नहीं है। इसीलिए फैट को छोड़ के हम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि कार्बोहाइड्रेट से हमें जल्दी से वो एनर्जी मिल जाए और उसको डाइजेस्ट करने में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा मुंह से लेकर हमारे डाइजेशन स्टार्ट होता जाएगा। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है कि ये जो काम चल रहा है इस काम पे भी पानी लगता है, इसीलिए वाटर रिक्वायरमेंट्स भी जरूरी है। अब पानी पीना है मतलब ऐसे ही नॉर्मल पानी नहीं, हाँ,
जो पेशेंट होते हैं उनको बार बार ओआरएस वाटर देना जरूरी होते हैं, क्योंकि उनके बॉडी पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पूरा घट गया, उनके डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पूरा चला गया। इसीलिए उनको ओआरएस सॉल्यूशन बार बार देना जरूरी होते हैं। उनको चाहे तो हम फ्रूट जूस भी दे सकते हैं। ओके, उनके पानी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ डाउट्स तो नहीं है ना किसी को? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ 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 बोलिए। डिफरेंस उतना ज्यादा खास कुछ नहीं होते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस के वजह से ही डिप्रेशन आते हैं। अगर हम बहुत दिनों से एक ही बात को लेकर टेंशन करते हैं तो वही आगे जाके जब सीवियर हो जाते हैं तब उसको हम डिप्रेशन करके नाम देते हैं इसका। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे एक और एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज एक्सीडेंटल इंजरी। ये जो एक्सीडेंटल इंजरी होते हैं ये कैसे होते हैं? जैसे कि कहीं पर गिर गए हो तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, या फिर आपके हड्डियां टूट गए हैं, या फिर उस पर कोई मोच आ गया है, तो वो होते हैं एक्सीडेंटल इंजरी। ठीक है, ये बर्न में भी आते हैं, बर्न भी हो सकता है एक्सीडेंटल इंजरी में। अब ये जो सारे एक्सीडेंटल इंजरी होते हैं, अब ये जो एक्सीडेंटल इंजरीज होते हैं, ये एक्सीडेंटल इंजरीज में भी हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जो डाइटरी पैटर्न हमने जो पढ़ा है, नॉर्मल डाइटरी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। मेनली इस सिचुएशन में जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वो है हमारे बॉडी को कुछ फ्री टाइम देना। क्योंकि हमारे बॉडी पे दो काम होते हैं, एक काम होते हैं डाइजेशन का, और एक काम होते हैं हमारे बॉडी में जो भी चीज खराब हो गया है उसको रिप्लेनिश करने का। ये दो काम हमारे बॉडी करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो हाल फिलहाल में, मतलब हमारे जो फूड पैटर्न हो गया है, लाइफस्टाइल हो गया है, तो उसमें क्या होता है ना, हम बॉडी को उतना ज्यादा फ्री टाइम नहीं दे पाते हैं। हम ऐसा खाना खाते हैं कि बॉडी का सारा एनर्जी, सारा टाइम उस पे ही लग जाते हैं, इसको डाइजेस्ट करने में ही लग जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर बॉडी को कोई फ्री टाइम नहीं मिलेगा तो वो ये जो रिप्लेनिश का काम है ये नहीं करेगा, सारा टाइम बस वो डाइजेस्ट करते ही रहेगा। ये जो भी इंजरीज होते हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जब होते हैं, वो चाहे बर्न हो, चाहे इंजरीज हो, कुछ भी हो, उस टाइम पे हमारे बॉडी को एक पूरा टाइम देना होता है उसको अलग से काम करने के लिए, उसको हमारे बॉडी को ठीक करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये इसीलिए बहुत जरूरी होते हैं एक फास्टिंग करना। फास्टिंग करना मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन मुझे कुछ भी नहीं खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब हमें ऐसा करना है कि जो भी खाना हम खाएंगे वो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसको खाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसको पचने में 2 घंटा लगता है। अगर हम वेजिटेबल्स खाते हैं उसको 3 घंटा लगता है। जब हम कोई भी सीरियल्स लेते हैं, वो चाहे राइस बेस्ड हो, व्हीट बेस्ड हो, या फिर ओट्स हो, जो भी सीरियल प्रोडक्ट्स हो, उसको पचने में लगभग 6 से 8 घंटा तक लगते हैं। और जब हम एनिमल फूड लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। मतलब ये सीरियल फूड अगर पचने में 9 आवर्स लगते हैं तो वो एनिमल फूड पचने में 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा भी लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होते हैं, हमारे बॉडी पे वो काम चल रहा है, डाइजेशन का काम। ओके, सो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ फूड लेना होता है ताकि हमारे बॉडी को उस खाने को जल्दी जल्दी से पचाने के बाद अपना एक टाइम मिल जाए। और ये टाइम देने का बेस्ट टाइम होते हैं डिनर के बाद। मतलब जब हम डिनर करते हैं तो डिनर पे हम यूजुअली क्या लेंगे, कोई वेजिटेबल्स लेंगे। ठीक है, ताकि उसको पचने में मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स लग जाएगा।
तो डिनर हम सोने के थोड़ा पहले करेंगे। थोड़ा मतलब अगर हम सोते जाते हैं 11 बजे तो हम लगभग 8 बजे के अंदर हम डिनर कर लेंगे। ठीक है, वेजिटेबल्स का एक भरपूर वेजिटेबल्स का एक डिनर हम कर लिया, तो 3-4 घंटा उसका लग जाते हैं पचने में। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि उस पे एक 12 से 14 घंटा का एक हम गैप देंगे हमारे खाने में। हमारे डिनर के टाइम से लेकर नेक्स्ट टाइम जब हम खाना खाएंगे उसमें एक 12 to 14 आवर्स का एक गैप देना जरूरी है। तो ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग के टाइम पे बॉडी अपना काम करते हैं। बोलिए। अच्छा, बोल देते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो इंजरीज होते हैं इसको ठीक करने के लिए हमारे बॉडी को एक टाइम देना पड़ता है। ठीक है, हमारे बॉडी अपने मतलब हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिजर्व है उस रिजर्व एनर्जी को रिस्टोर करने में यूज कर पाए। तो इसको करने के लिए मेनली हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो भी खाना हम खाएंगे मेनली हमारे डिनर के टाइम पे ही हम ये रिस्टोरिंग टाइम दे सकते हैं। तो डिनर हम सोने से 3-4 घंटे पहले कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसा खाना खाएंगे जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने पे 2 घंटे टाइम लगते हैं, वेजिटेबल्स को 3 आवर्स लगते हैं। अगर कोई भी सीरियल फूड्स हम लेते हैं, वो चावल का कोई फूड हो या फिर गेहूं का कोई खाना हो या फिर ओट्स हो, जो भी कुछ हो, उसको हमें 9 आवर्स तक टाइम लगते हैं। और जब हम एनिमल फूड्स लेते हैं तो उसका तो ऑलमोस्ट 18 आवर्स तक लग ही जाते हैं। सो इसीलिए डिनर को हमें क्या करना है, इजीली डाइजेस्टेबल। तो हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं डिनर के टाइम पे। वेजिटेबल्स जब हम डिनर के टाइम पे लेते हैं, सपोज आप 11 बजे सोने जाते हो तो उसके 3-4 घंटे पहले आप डिनर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पे हम जब खाना खाएंगे तो डिनर टाइम और नेक्स्ट मॉर्निंग पे खाना खाने के बीच में 14 आवर्स का एक गैप रखिए, क्योंकि इसके बीच में बाकी काफी सारा टाइम तो उनका इस मतलब सोने में ही निकल जाते हैं, नींद में ही निकल जाते हैं। और जैसे कि वो इंज्योर्ड है तो उसका नींद थोड़ा ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग होते हैं, इस टाइम पे बॉडी को एक अच्छे से हीलिंग टाइम मिलता है। और जब सुबह उठ के हमें भूख लगता है कि मुझे लग रहा है कि नहीं मैं तो इतना ज्यादा टाइम तक, मगर सपोज आप 8 बजे डिनर किए हो तो मॉर्निंग पे आप 8 बजे उठे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत भूख लगा है, लेकिन मैडम ने बोले हैं कि नहीं आपको 10 के पहले कुछ भी नहीं खाना है, 12 बजे के पहले कुछ भी नहीं खाना है। तो उस टाइम पे आप क्या खाओगे? अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगते हैं तो हम ऐसे ही कुछ लिक्विड फूड खा सकते हैं, कुछ लिक्विड्स हम इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी हो सकते हैं, इसके साथ फ्रूट जूस हो सकते हैं, वेजिटेबल जूस हो सकते हैं। ऐसे कुछ लिक्विड्स हम उस टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड फूड नहीं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड फूड को डाइजेस्ट होने पे उतना प्रॉब्लम नहीं होते हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ इंजरीज। नेक्स्ट जो आते हैं वो है सर्जरी। अब सर्जरी जो है ये तो कंप्लीटली एक मेडिकल टर्म है। यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन का कोई भी काम नहीं है। कोई डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट जाके सर्जरी ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो इस पे कोई काम नहीं है। लेकिन सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहते हैं। ठीक है, सर्जरी में मेनली 4 टाइप पे सर्जरी आते हैं। फर्स्ट जो टाइप आते हैं वो है वुंड हीलिंग या फिर वुंड ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर आपको कहीं पर कट हो जाते हैं, कहीं से खून निकल रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन टेबल पे जाके उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, हम नॉर्मली बैंडेज भी दे सकते हैं या फिर नॉर्मल उसको ऐसे ही जो होते हैं ना थ्रेडिंग करके भी उसको कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली होते हैं तो वो भी एक वुंड ट्रीटमेंट होते हैं। ऑलराइट, इसके साथ नेक्स्ट जो
टाइप आते हैं, दैट इज एक्सटर्पेटिव सर्जरी। ये एक्सटर्पेटिव क्या है कि अगर मेरे बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन या फिर कुछ स्पेसिफिक टिश्यू में प्रॉब्लम है और वो टिश्यू निकाल देने से या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को निकाल देने से मेरा बॉडी ठीक हो जाएगा, तो उसको निकाल दिया जाता है। जैसे कि बहुत लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाते हैं, अपेंडिक्स निकाल दिया जाते हैं, तो ये होते हैं एक्सटर्पेटिव सर्जरी। नेक्स्ट होते हैं कि रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, मतलब जो चीज डैमेज हो गया है उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करना, वही चीज को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना। जैसे कि किसी को अगर हड्डियां टूट जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो हड्डियां टूट गया ठीक है उसको फेंक दो, उसके बाद एक अलग हड्डियां आके उसके साथ जोड़ दो, ऐसा नहीं होते हैं। जो हड्डियां टूट जाते हैं उसको ही रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है, उसको ही ट्राई किया जाता है ताकि वो जुड़ जाए। वो प्लेट लगा के भी होते हैं, कभी कभी प्लास्टर भी किया जाते हैं, राइट। तो ये होते हैं रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। इस रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में भी बॉडी का वो जो फ्री टाइम का मैं बात कर रही थी कि फ्री टाइम देना है, इस रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में भी इस फ्री टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि बॉडी खुद अपने काम कर पाए। ओके, इसके साथ होते हैं ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। जब कोई भी एक ऑर्गन पूरा डैमेज हो जाते हैं, उस ऑर्गन का अब कोई काम नहीं है बॉडी पे, कोई भी काम नहीं कर रहा है वो ऑर्गन, लेकिन वो ऑर्गन बॉडी के लिए जरूरी है, तो उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाते हैं किसी दूसरे डोनर से। जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन या फिर नी ट्रांसप्लांटेशन, ऐसे एक टिश्यू को या फिर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। अब ये जो सर्जरीज होते हैं, ये सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। फर्स्ट जो होते हैं, सर्जरी के पहले बिल्कुल भी ब्लैंड डाइट लेना पड़ता है। ऐसा कोई भी फूड नहीं लेना है जो कि डाइजेस्ट करने में बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, ऐसा कोई भी फूड नहीं लेना है। हाँ, और सर्जरी के बाद भी हो सकता है कि पेशेंट अब खाने के लिए वो कंडीशन पे नहीं है, तो इसीलिए उसको ट्यूब फीडिंग दिया जा सकता है, उसको इंट्रावेनस फीडिंग भी दिया जा सकता है, या फिर राइल्स ट्यूब जो पाइप से लेकर ट्यूब आते हैं हमारे डायरेक्ट इंटेस्टाइन पे या फिर स्टमक पे आते हैं, ऐसे टाइप का भी फीडिंग दिया जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी खाने पीने जो कि बैलेंस डाइट होते हैं, उस बैलेंस डाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाते हैं सर्जरी के बाद भी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्जरी के टाइम पे जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होते हैं, जिस जगह पे सर्जरी हुआ है तो उस जगह का भी सेल भी डैमेज हो गया है, तो उस सेल को भी रिप्लेनिश करना है, उस घाव जो हो गया है उसको भी ठीक करना है। तो उन सारे चीज़ के लिए आयरन, विटामिन सी, प्रोटीन, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं मेनली हमारे सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद वाले कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। क्लियर है सभी के लिए? किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स? ओके, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में इतना ही है जो कि हमें जानना है। अब आगे जाके जब आप ये पीडीएफ को गो थ्रू करेंगे तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, मैं एक बार आप सभी को दिखा देती हूँ कि कैसे आपको ग्रुप पे ज्वाइन होना है। फिर से एक बार दिखा देती हूँ कैसे ग्रुप पे ज्वाइन होना है, ताकि जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी पता चलेगा ग्रुप पे ज्वाइन होना, क्योंकि आगे जाके सारे कम्युनिकेशन इस ग्रुप के थ्रू ही होगा। कोई भी इंडिविजुअल मैसेज, कोई भी इंडिविजुअल क्वेरीज का आंसर नहीं दिया जाएगा आगे जाके, इसीलिए ये ग्रुप क्रिएट किया गया है। ठीक है, आप गूगल क्रोम पे जाके जब आपके स्टूडेंट प्रोफाइल पे लॉगिन करते हो तो आप में से किसी भी एक का आईडी बताइए ताकि मैं आपको बता दे पाऊँ। किसी भी एक का आईडी बताइए।
सकते हैं, अपना आईडी बताइए सिर्फ। 791 हाँ 737। आपका पासवर्ड क्या है? अच्छा 1122 नहीं, आप चाहे तो इसके बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये है ना आपके प्रोफाइल, रशिका, राइट? रशिका है तो आपका नाम। हाँ देखिए, जब आप आपके स्टूडेंट प्रोफाइल पे लॉगिन करते हैं तो स्टूडेंट प्रोफाइल के एकदम ऊपर में ये रेड कलर का लिखा हुआ आएगा कि आपके क्लास कौन से डेट पे है और उसका टाइमिंग क्या है, ये लिखा आते हैं। तो आपको पता चलता है कि आज आपके क्लास है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है उसके नीचे ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है, इस पे है क्या, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप बाय दिस लिंक। तो इस रिटन पे क्लिक करने से, इसके ऊपर क्लिक करने से आपको क्या होगा, आपको आपके जो बैच है वो शो करेगा। जैसे कि आप लोगों का है MSN3, तो MSN3 बैच शो करेगा और इस पे ज्वाइन चैट पे आपको क्लिक करना है। इस सिस्टम पे व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है तो इसीलिए मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप में जाके नहीं दिखा सकती हूँ। तो जब आप ज्वाइन चैट करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ बोलिए। नहीं आ रहा है? अच्छा मैं एक बार चेक करती हूँ, लंग डिजीज का चेक करती हूँ एक बार। और हाँ, और एक चीज ये भी बता देती हूँ कि जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना, तो जो क्लास अभी चल रहा है, ऑनगोइंग क्लास जो है, उस ऑनगोइंग क्लास के पास में एक ग्रीन कलर का बटन आते हैं, उस पर क्लिक करने से आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ये सारे क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। तो आगे जाके आपको आई होप ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसके बारे में। अच्छा लंग डिजीज का PDF नहीं शो कर रहा है, ओके देखती हूँ, नॉट फाउंड, ओके ठीक है। लंग डिजीज का निकला। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम है किसी को, और ऐसा कुछ PDF या फिर वीडियो शो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ तो नहीं है ना, ठीक है। तो फिर लंग डिजीज के बारे में हम देख लेती हूँ, उसका वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप लोगों का, जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप लोगों का एक इंटरनल एग्जाम जो होगा नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक में ही होगा शायद, तो अभी आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। हाँ जो भी पहले से चैप्टर्स हुआ है, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ फीडिंग हुआ है, हाँ थेराप्यूटिक डाइट, डाइटरी ट्रेंड्स एंड प्रिंसिपल्स, एंटरल फीडिंग, ऐसे जो भी अभी तक हुआ है वो सारे चीज आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। वो तो रहेगा ही आपके इंटरनल एग्जाम पे। इसके साथ साथ और क्या डिजीज रहेगा वो भी मैं बता दूंगी, 1 महीने पहले आपको वो भी बता दिया जाएगा कि और क्या क्या रहेगा। जैसे कि डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये तो रहेगा, ठीक है। तो आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, जो भी PDF वगैरह और वीडियोस जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए उसको, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ओके वेरी गुड, देन थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए क्लास पर हम यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे and happy weekend to everyone. Thank you.